अपने घर के नीचे खड़ी मुक्ति ट्रक से माल उतरवा रही थी। ओ भैया, ये क्या सब्जियों के गोदाम में आज फलों की क्रेट क्यों ले जा रहे हैं आप? क्या? हाँ, आराम से आराम से। अपना सारा काम छोड़कर यहाँ इसीलिए तो खड़ी रहती हूँ। आपको क्या लगता है मुझे कुछ पता नहीं होता? अब सॉरी सॉरी मैडम, वो अ, और सब्जियों को ढंग से रखिएगा। पिछली बार टमाटर के ऊपर आलू को रखकर चले गए थे आप। सारे टमाटर खराब हो गए थे। वेस्टेज के लिए बिजनेस नहीं कर रहे हैं ना हम। हड़बड़ी अगर ज्यादा हो तो बता दीजिए। अब से ट्रक चलाकर ले भी मैं ही आऊंगी और माल भी मैं ही उतार दिया करूंगी। मुक्ति अपनी बात पूरी कर ही रही होती है कि उसकी नजर उसके घर की बाउंड्री पर पड़ती है, जिस पर बार बार कोई हाथ मार रहा था। मतलब दिन में भी लोगों को चैन नहीं है। कुत्ते की दुम को इतनी बुद्धि नहीं है कि दिन में अगर पकड़ा गया तो घुसाड़ मार मार के सब फ्लैट कर देंगे। हद हो गए आजकल लोग। अपने हाथ में एक मोटा सा डंडा उठाकर मुक्ति दरवाजे से जैसे ही बाहर पहुंचती है। बाबू सोना, सॉरी डार्लिंग। सॉरी? व्हाट सॉरी? और सर आप हैं कौन? अगर मैंने गलत नहीं सुना था तो कल आपकी माँ फोन पर कह रही थी कि सब्जी वाली से बात करना बंद कर दो बेटा। पहली बात तो ये कि मैं सड़क पर सब्जी नहीं बेचती। मैंने एग्रीकल्चर साइंस की पढ़ाई की हुई है। अपने घर के बिजनेस में अगर मैं ध्यान दे रही हूँ और उसमें आंटी जी मुझे सब्जी वाली कह रही हैं, तो सॉरी। मैं इसमें खुद के साथ सब्जी वालियों की मेहनत की भी इंसल्ट समझती हूँ। सो प्लीज मेरे घर के चक्कर काटना बंद कर दीजिए। अपनी माँ से कहिए कि जिस ज्वेलरी की दुकान का उनको घमंड है, उनसे एक दिन सब्जियां छोड़कर वही ज्वेलरी खा ले, शायद पेट भर जाए। अरे यार मुक्ति, अब तक उसी बात को लेकर बैठी हो तुम तो जानती हो यहाँ पर फैशन डिजाइनर को भी दर्जी कहा जाता है। ये एग्रीकल्चर साइंस और बाकी सब चीजें मम्मी नहीं समझती। तो मैं क्यों समझूं? उनकी होने वाली बहू समझे। चलो निकलो अब, टाटा बाय बाय। एक हफ्ते में 14 बार मोहित और मुक्ति के बीच ऐसी छोटी मोटी प्रॉब्लम हो ही जाया करती थी। और इसी तरह 5 साल निकल चुके थे। इस बार भी मुक्ति से दो चार बातें सुनकर मोहित अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने चला जाता है। अरे मोहित, ले, अब तेरी बैटिंग आ गई फाइनली। अरे नहीं भाई, कोई बैटिंग वैटिंग नहीं करनी मुझे। अगर बैटिंग करने बैठ गया ना तो वहाँ मेरा विकेट गिर जाएगा। शाम के 6 बजे मैडम अपने काम से फ्री होती हैं। आज वैसे भी ज़रा नाराज़ है मुझसे। 1 मिनट की भी देरी हो गई ना तो संग्राम हो जाएगा। सोच रहा हूँ तेरी भाभी के घर कुछ भिजवा दूँ। मोहित मुस्कुराते हुए अपनी जेब से अपना फोन निकालता है और देखता है कि 6 नहीं 6:30 बज चुके हैं। वो ऑलरेडी 30 मिनट लेट था। अब तक वीडियो चैट की मुक्ति ने कोई भी लिंक नहीं भेजी थी। ऐसा तो कभी नहीं होता। अभी तक मुक्ति ने मीट की लिंक नहीं भेजी। सब ठीक तो है। मोहित बार बार मुक्ति को कॉल लगाता है पर वो फोन रिसीव नहीं करती। कितनी बार कहा है इस लड़की से इतना एक्स्ट्रा काम मत किया करो। पहले पढ़ाई, फिर बच्चों को पढ़ाना, फिर पापा का बिजनेस संभालना। जरूर मुक्ति की तबीयत बिगड़ गई होगी। क्या करूं क्या करूं। मुक्ति के घर डायरेक्ट जा भी नहीं सकता, उसके पापा नाराज हो जाएंगे। एक काम करता हूँ, गेटअप बदल लेता हूँ। और अपने जिगरी दोस्त पवन के साथ फूड डिलीवरी बॉय बनकर मोहित पहुंच जाता है अपनी महबूबा के दरवाजे पर। तेरे चक्कर में मैं अगर फंस गया ना तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, बता दे रहा हूँ मोहित। हिम्मत तो तुझ में है नहीं। तेरी जगह मैं रहता ना तो अब तक घर पर रिश्ते की बात कर चुका होता। अब जाकर दे अंदर पार्सल। क्या पता तेरे ससुर जी ही दरवाजा खोल ले और ये ड्रामा भी खत्म हो जाए। मोहित अंदर जाता है और बेल बजाता है। दरवाजा मुक्ति खोलती है। मम्मी, देखो तो कौन आया है। मैंने तो कुछ ऑर्डर नहीं किया था। ये क्या कह रही हो मुक्ति? मरवाओगी क्या? इतनी जोर से क्यों बोल रही हो? अनजान लोगों से मैं बात नहीं करती सर। मैंने पापा को लड़के देखने के लिए हाँ कर दिया है। अब सीधा मेरी शादी पर ही मुलाकात होगी आपसे। ये कहकर मुक्ति मोहित के चेहरे पर जोर से दरवाजा बंद कर देती है। क्या हुआ? चला गया मोहित? मैंने तो पहले ही कहा था बेटा, प्यार करना आसान है पर निभाना बहुत मुश्किल। तेरे पापा से मेरी शादी भी ऐसे ही हालातों में हुई थी। प्यार मैं किसी और से करती थी। मेरे कॉलेज के पास वाला ही घर था लड़के का। बचपन से ही साथ बड़े हुए थे हम दोनों। सब अच्छा था, पर जैसे ही शादी की बात आई उसने धोखा दे दिया। जो तुमको प्यार करेगा ना बेटा, वो सीधा शादी की ही बात करेगा। इधर उधर बातें घुमाना ये सब सही लड़कों के लक्षण नहीं होते। सिर्फ एक दिन और मम्मी। अगर मोहित ने स्ट्रॉन्ग स्टेप लेकर अपने घर पर बात नहीं की तो मैं आपकी कसम खाकर कहती हूँ, मोहित को कभी नहीं देखूंगी। कभी भी नहीं। मुक्ति अपने हर सोशल साइट से मोहित को ब्लॉक कर देती है और पूरी रात रोती ही रहती है। बावला हो गया है आपका बेटा। रात को 2 बजे भी से अपनी माँ से कलेश करना है। ये मेरे शब्दों को तुम दूसरी तरफ से फ्रेम मत करो मम्मी। सुन रहे हैं आप? जो लड़का मेरे सामने एक लफ्ज नहीं बोलता था, वो उस सब्जी वाली के पीछे मुझसे बहस कर रहा है।
देख मोहित, मैंने तुझे पहले ही कह दिया था कि हम उस लड़की के घर रिश्ता लेकर नहीं जाएंगे, और अगर उसके घर से रिश्ता आया तो भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इतना बड़ा खानदानी बिजनेस है हमारा, और हम फल और सब्जी बेचने वाली से तेरी शादी कर देंगे तो लोग क्या कहेंगे? आपको याद है पापा, आखिरी बार मैंने आपसे किस चीज़ की जिद कब की थी? ऐसा तो मुझे कुछ याद नहीं है। तुझे जब भी किसी चीज की जरूरत पड़ी है, वो हमेशा तेरे पास रही है, तो जिद का तो सवाल ही नहीं उठता। नहीं नहीं पापा जी, फिर तो आप भूल रहे हैं। वो किस्सा एक बार याद है, मोहित का मन रिक्शे वाले पर आ गया था। कैसे उसने जिद करके अपनी अलमारी के सारे कपड़े उसे दे दिए थे। उसमें आपका लाया हुआ सबसे महंगा सूट भी था। आप इतने नाराज हुए थे, शायद आप भूल गए। बिल्कुल सही कहा भाभी आपने। तो अगर दिल आने पर रिक्शे वाले के सामने मैं अपनी अलमारी खोल सकता हूँ, तो सब्जी वाली पर तो मेरा दिल, जान, जिगर सब आ चुका है मम्मी। कल सुबह अगर तुम मुक्ति के घर मेरा रिश्ता लेकर नहीं पहुंची, तो फिर आपका एक ही बेटा रह जाएगा, निखिल, जो कि साल के 2 महीने ही मुंह दिखाता है। ये कहकर जोर से दरवाजा पटक कर मोहित अपनी माँ के कमरे से बाहर निकल जाता है। रात 9 बजे शुरू हुआ कलेश रात के 3 बजे तक चल रहा था, और इसका निष्कर्ष ये निकलता है कि सुबह सुबह तैयार होकर मोहित का पूरा परिवार मुक्ति के घर उसका हाथ मांगने पहुंच जाता है। मुझे निर्णय लेने के लिए जरा वक्त चाहिए। घर में खाना क्या बनना है, कब कौन घर में किस वक्त बाहर जाएगा, कौन घर के अंदर रहेगा, ऐसे सारे डिसीजन हमेशा आप ही लेते आए हैं मुक्ति के पापा। मुक्ति क्या पहनेगी, किस स्कूल में जाएगी, किससे बात नहीं करेगी, सब आपकी निगरानी में ही हुआ है। पर अब मेरी बेटी के आगे की जिंदगी की बात है। एक बहू बनकर जीवन में क्या बदलाव होता है, ये मैंने देखा है, आप नहीं। तो आज से मुक्ति के जीवन का निर्णय मैं लूंगी। और पार्वती भाभी, मेरी तरफ से ये रिश्ता मंजूर है। आप शादी की तारीख निकलवाइए। मोहित की जिद के आगे उसके परिवार वाले मान जाते हैं, और मुक्ति की माँ को गलत प्रूफ करता हुआ वो अपने परिवार के साथ मुक्ति के घर रिश्ता लेकर पहुंच जाता है। बस फिर क्या था, सोना चांदी बेचने वालों के घर फल और सब्जी बेचने वाले की बेटी आ जाती है। मेरी शादी के वक्त तो आप डायमंड के सेट गिन रही थी मम्मी जी, फिर भी आपको चैन नहीं था। और अब देखिए, दहेज के नाम पर पूरा घर सब्जी और फलों से भरा हुआ है। बेटे के सामने कभी न झुकने वाली औरत आज झुकी गई। बेटे के सामने नहीं बहू, मैं वो औरत हूँ जो कभी किसी के सामने नहीं झुकी, और ये तो मेरी लंबी छलांग का एक छोटा सा कदम था। बहू अब घर पर आ गई है, तो अब चलेगी तो उस पर मेरी ही। ऐसा नाच नचाऊंगी कि सारी दुकानदारबाजी भूल जाएगी। तू जा कमरे में उसे बुला कर ला, जरा अनाज छाटने की रस्म तो करवाऊं दुल्हनिया से। मेघना अपनी देवरानी के कमरे में जाती है। अरे वाह देवर जी, ऐसे तो आपकी नींद 10 बजे के पहले खुलती नहीं, और आज देखिए तैयार होकर बीवी की साड़ी को संभाल रहे। मानना पड़ेगा। आप तो जानती है भाभी, मैं मम्मी को हर्ट नहीं करना चाहता था, इसीलिए आगे कोई प्रॉब्लम ना हो, सब कुछ स्मूथ चले, उसके लिए थोड़ा इनिशिएटिव ले रहा हूँ। अभी सारी कोशिशों पर पानी फिर जाएगा देवर जी, डोंट वरी। मुस्कुराते हुए मेघना मुक्ति के कमरे से बाहर आ जाती है। अपनी बीवी का हाथ पकड़े मोहित अपनी माँ के पास आता है। ये क्या बहू, तूने साड़ी क्यों पहन ली? शादी के तुरंत बाद तो साड़ी ही पहननी होती है ना मम्मी जी, नहीं तो फिर कहने वाले 4 बातें बना देते। लोग तो बातें बनाएंगे ना बहू। अभी अनाज छाटने की रस्म करनी है तुझे, और ये रस्म शादी वाला लहंगा पहन कर ही होती है। जा तू वापस से वो लहंगा पहनकर 5 किलो दाल, 5 किलो चावल और 5 किलो मूंग तुझे छाटने हैं बस। अब सब्जी वालों के घर से आई है तो अनाज की नॉलेज तो होगी ही तुझे। मम्मी, ये क्या बकवास है? भैया के वक्त तो ऐसी कोई रस्म नहीं हुई थी। उस वक्त भी हुई थी। तू था क्या देखने के लिए? तू तो अपने दोस्तों के साथ यहाँ मटर गश्ती कर रहा था। अनाज छाटने की रस्म से पता चलता है कि जो बहू आई है उसमें कितना पेशेंस है। तो बहू, इस काम में शाम हो जाए या अगली सुबह, तुझे ये काम पूरा करना है। ऐसी ऐसी रस्में करवाऊंगी कि सारी धुरंधरबाजी रामपुर चली जाएगी। पार्वती मन ही मन मुस्कुरा देती है। अपनी शादी का भारी जोड़ा पहनकर मुक्ति हॉल में सभी के बीच आकर बैठ जाती है, और उसके सामने 5-5 किलो अनाज रख दिए जाते हैं। इतने सारे अनाज को साफ करने में बहू को तो बहुत वक्त लग जाएगा। तो आपको यहाँ बैठकर अपना वक्त बर्बाद क्यों करना है पापा जी? आप अपने काम पर जा सकते हैं। मर्दों का यहाँ कोई काम नहीं है। अब जो काम है हमारा है। मानना पड़ेगा तुझे पार्वती, बहू को सीधा करने का अच्छा उपाय लगाया तूने। पर मान ले, उसने अनाज साफ कर दिया, उसके बाद क्या? फिर होगी पानी भरवाई की रस्म। आसपास कहीं न कुआं न चापानल। अब जितनी दूर कुआं होगा उतनी दूर बहुरानी को पैदल चलकर जाना होगा, वहां से पानी भरकर लाना होगा।
जितना ज्यादा मुक्ति का शरीर टूटेगा उतना ज्यादा उसे गुस्सा आएगा, और गुस्से में लड़की किसे फोन करती है? अपनी माँ को। मुक्ति की मम्मी का मिजाज तो मुझे वैसे भी टेढ़ा लग रहा था। आंटी अपनी बेटी का पेन बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी और सीधा यहाँ आकर आपको 4 बातें सुनाना शुरू कर देंगी। और मुझे 4 बातें सुनता बर्दाश्त कौन नहीं कर पाएगा? मेरा प्यारा बेटा मोहित। और फिर होगी पगफेरे की रस्म, जिसमें मोहित मुक्ति को उसके मायके तो लेकर जाएगा पर वापस लेकर नहीं आएगा। अरे गजब! सच कहूं तो धुरंधर तो आप निकली मम्मी जी। 3 घंटे बाद अपनी नींद पूरी कर पार्वती अपने कमरे से बाहर आती है और देखती है कि हॉल में उसकी बहू है ही नहीं। बहू हार मान जाएगी ये तो मैं जानती थी, पर इतनी जल्दी? लगता है सीधा घर छोड़कर चली गई है। बहू, बेटा, कहाँ हो बहू? पार्वती मोहित के कमरे में जाती है और देखती है कि उसकी बहू आराम से खर्राटे मार रही है। बड़ी बहू, सुषमा भाभी, जल्दी यहाँ आइए। कहाँ थी आप लोग? ये क्या किया मुक्ति? तूने बिना हमारे घर में अनाज सफाई की रस्म के अगर बहू सो जाती है तो पता है क्या होता है? ससुर की उम्र पर बनाती है। मुझे लगा ही था मम्मी जी आप ऐसा ही कुछ कहेंगी, इसीलिए मैंने तीनों अनाजों को अच्छी तरह से साफ करके छत पर पहुंचा भी दिया है। इतनी जल्दी इतना सारा अनाज साफ कैसे हो सकता है? मम्मी जी ने अनाज साफ करने को बोला था, अब साफ कैसे करना है ये तो नहीं बोला था। सूप में फटक कर पहले अनाज में मौजूद हल्की गंदगी को निकाल दिया, उसके बाद छलनी से छान दिया। फिर तो बस 10 मिनट की बात थी मम्मी जी। नाग के बराबर ही गंदगी बची थी, जो एक बार देखने भर से साफ हो गई। फिर भी छोटे छोटे जीवाणु कहीं अनाज में मौजूद ना हो, इसलिए मैंने अनाज को छत पर रख दिया ताकि वो मर जाए। चल, ससुर की तो उम्र बचा ली, अब सास की भी उम्र की कुछ सोच ले बहू। अभी पानी भरने की रस्म बाकी है। इसमें दिमाग मत लगा लेना बहू कि किसी टंकी या नल से पानी भर कर ले आई। कुएं से ही पानी लाना है, नहीं तो चापाकल से। चापाकल तो समझती है ना, हैंडपंप। वो तो हो जाएगा आंटी जी, पर उसके बाद भी कोई रस्म है क्या? जेठानी की उम्र को बरकरार रखने के लिए, जेठ की उम्र को बरकरार रखने के लिए? बिल्कुल होती है बहू, पर पहले तू ये तो कर ले। मुक्ति जानती थी कि उसके पेशेंस को टेस्ट किया जा रहा है। इतनी जल्दी हार मानने वालों में से वो थी नहीं। मुक्ति म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की ऑफिशियल साइट पर वो कुएं और हैंडपंप का पता निकालती है और गाड़ी में बैठकर आराम से उन जगहों पर जाती है और 7 जगह का पानी भर कर ले आती है और इस पूरी प्रक्रिया का वीडियो भी बना लेती है ताकि उसकी सास के मन में कोई डाउट ना रह जाए। रात के वक्त। आज तो सुना है मैंने कि बहू ने बहुत काम किया है। काम नहीं, रस्में की हैं जी, सदियों से चलती आ रही हैं, करनी तो पड़ती ही। मम्मी जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं पापा जी। अब कल एक रस्म है जो मम्मी जी को करनी होगी। वो क्या है ना मम्मी जी, जैसे आपने मुझे सास ससुर की उम्र को बनाए रखने के लिए रस्में करवाई, वैसे ही हमारे में एक रस्म होती है जो लड़के की माँ करती है, सब्जी दिखाई की। इस रस्म में फल या सब्जी को बाहर से देखकर ही उसके स्वाद का अंदाजा लगाना पड़ता है, नहीं तो बेटे की उम्र पर बनाती है। अगर थोड़ी सी भी भूल हुई ना मम्मी जी तो आपको प्रायश्चित करना होगा। पर मुझे पता है मेरे सुहाग को बचाने के लिए ये तो आप जरूर करेंगी। जौहरियों के खानदान से हूं मैं बहू, कोयले की खान में हीरे को पहचान लेती हूँ, तो ये सब्जी क्या चीज है। तो सुबह 10 बजे मिलते हैं। अगली सुबह पूरा परिवार एक साथ बैठ जाता है। मुक्ति दहेज में आए हुए फलों और सब्जियों की टोकरी को टेबल पर सजा देती है। ये तो सारे ही फल अच्छे दिख रहे हैं बहू। मेरे एक घर से दूसरे घर आए हैं पापा जी, अच्छे तो होंगे ही, पर इनमें किस सब्जी में बीज ज्यादा है, कौन सा फल पका है, कौन कितना मीठा है, टेस्ट इस बात का है। हम औरतों ने सब्जी खरीदते हुए जिंदगी गुजार दी बहू, तू हार जाएगी। तो तरबूज से शुरू करते हैं मम्मी जी। 3 तरबूज आपके सामने, बताइए इनमें से किसमें ज्यादा पानी है? इसमें पूछने वाली क्या बात है बहू, जो ज्यादा हरा है उसके अंदर ही पानी भी होगा और वही ज्यादा मीठा भी होगा। तो मैं चुनती हूँ ये तीसरा वाला तरबूज। तो अब बारी मेरी, ये सेकंड वाले तरबूज में जाल ज्यादा है, मतलब कि इसके अंदर पॉलिनेशन ज्यादा हुआ है, यानी कि मिठास भी ज्यादा होगी। ऊपर से इसका शेप भी राउंड और ओवल के बीच में है। अगर फल ओवल होता है तो अंदर पानी होता है और राउंड होता है तो मीठा होता है। तो मैं जाऊंगी सेकंड वाले के साथ। ये पहली बार सुन रहा हूँ मैं मुक्ति, कहीं तुम ज्यादा साइंस लगाकर हार मत जाना। मुक्ति मुस्कुराती है। दोनों सास बहू अपने तरबूजों को काटती हैं। ले लीजिए पार्वती जी, आप तो हार गईं। आपका तरबूज तो आधा कच्चा है। एक बार मेरे तरबूज को चक्कर देखिए पापा जी। हरी तरबूज चखता है और विजेता की घोषणा कर देता है। तो इस पहले राउंड की विजेता बनती है मेरी बहू। ठीक है, पर इस बार मैं बताऊंगी कि कौन से फल को टेस्ट किया जाए। तो मैं चुनती हूँ सेब को।
सबसे साफ सुथरे और सुंदर सेब को उठाकर पार्वती अपने हिस्से में रख लेती है और फिर एक सेब उठाती है मुक्ति। सेब काटते हैं फिर। मेघना दोनों सेब को काटती है और चखती है। इस बार भी मुक्ति जीत जाती है। पर तुम्हें कैसे पता चला मुक्ति कि यही सेब मीठा होगा? सेब के नीचे वाले हिस्से में अगर 5 आकार है तो सेब के मीठे होने के बहुत चांसेस होते हैं भाभी। सिर्फ बाहर की चिकनाहट देखकर ये नहीं जांच करनी चाहिए कि अंदर से फल तैयार है या नहीं। तीसरी बारी थी बैंगन की। मेरे बेटे की फेवरेट सब्जी है बैंगन। इसका चयन में तो मैं हार ही नहीं सकती। अब तो मान लीजिए मम्मी जी कि एक्सपीरियंस के साथ नॉलेज भी जरूरी होता है। मैं चुनती हूँ ये लंबा बैंगन। कंपटीशन खत्म होता है। मुक्ति का बैंगन फ्रेश भी था और उसमें बीज भी कम थे, और दूसरी तरफ उसकी सास के बैंगन में बीज ज्यादा थे। तो मेरी उम्र सलामत रखने के लिए मम्मी को और क्या उपाय करने होंगे मुक्ति? पहला, अपनी बहू को प्यार से अपनाना होगा। दूसरा, अपने बेटे से नाराजगी छोड़नी होगी। और तीसरा, अपने दिमाग में चल रहे इन सारे फालतू आइडियाज को हटाना होगा। तब जाकर आपकी बहू मन से मुस्कुराएगी मम्मी जी, और आपकी मुस्कुराती बहू को देखकर आपका बेटा मुस्कुराएगा। नहीं तो इसी तरह आप अपना दिमाग चलाती रही तो इससे मेरे और मोहित के रिश्ते के बीच में जितना फर्क पड़ेगा उससे ज्यादा इस घर के माहौल पर पड़ेगा। और तनाव आदमी की उम्र को कम ही करता है। तो अपने बेटे की उम्र की सलामती के लिए आप ये तीनों प्रायश्चित कर लीजिए। पार्वती अपनी बहू के दिमाग को मान जाती है और उसे गले लगाकर स्वीकार कर लेती है।